इस कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस से, जहां एक ट्रक सुनसान रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। दरअसल ये ट्रक कोई आम ट्रक नहीं है। ये ट्रक इस शहर में मौजूद एक बैंक का है और इस ट्रक के जरिए करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किए जाते हैं। इस ट्रक में कुल 4 गार्ड्स मौजूद हैं जो अंदर रखे पैसों की रक्षा करते हैं। अब इसी बीच ये ट्रक एक डोनट शॉप के बाहर रुका क्योंकि इन गार्ड्स को थोड़ी भूख लग रही थी। इसके बाद 2 गार्ड्स इस शॉप के अंदर गए और 2 गार्ड्स ट्रक के अंदर बैठकर उसकी देखभाल करने लगे। इसी बीच इस शॉप के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इस गाड़ी में मौजूद सभी लोगों के हाथों में बंदूकें थीं और उनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे। अब जैसे ही वो गार्ड्स इस शॉप से बाहर निकले, इन लोगों ने उन पर अपनी बंदूक तान दी। अब जब ट्रक में मौजूद ड्राइवर ने ये नजारा देखा, तब उसने फौरन एक बटन दबाकर पुलिस को एक इमरजेंसी अलर्ट भेज दिया। इसी बीच एक आदमी उस गार्ड के पास पहुंचा और उसे गाड़ी से बाहर निकलने का ऑर्डर दिया। लेकिन जब इस गार्ड ने बाहर आने से मना कर दिया, तब इस आदमी ने ट्रक की विंडशील्ड में छेद करके पूरी की पूरी विंडशील्ड ही निकाल दी। अब ये देखकर इस गार्ड ने यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक इस चोर ने उसे गोलियों से भून डाला। अब इमरजेंसी अलर्ट मिलते ही पुलिस की एक टीम फटाफट से उस शॉप के पास पहुंची। हालांकि जैसे ही इन चोरों ने पुलिस की गाड़ियों को देखा, इन लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अब इस फायरिंग के बीच ढेर सारे पुलिस वाले मारे गए क्योंकि इन चोरों की असॉल्ट राइफल्स के सामने पुलिस वालों की नॉर्मल बंदूकें क्या ही कर पाती। इसी बीच इन चोरों के दूसरे साथी ने इन्हें फोन किया और इनसे बोला कि पुलिस की ढेर सारी यूनिट्स तुम्हारी लोकेशन के पास पहुंच रही हैं, इसलिए तुम लोग फटाफट से उस ट्रक को चुराओ और समय रहते वहां से निकल जाओ। अब ये जानकारी मिलते ही चोरों ने फटाफट से इस ट्रक को चुराया और पुलिस के आने से पहले यहाँ से फरार हो गए। लेकिन जाने से पहले इन चोरों ने इस क्राइम सीन पर एक धमाका कर दिया ताकि पुलिस को इनके खिलाफ कोई सबूत न मिले। इसके बाद ये लोग अपने अड्डे पर पहुंचे और यहाँ सभी ने अपने कपड़े बदले। इसी बीच हम टीम के लीडर रे को देखते हैं, जो बॉस्को नाम के एक दूसरे बंदे को खूब गालियां बक रहा था। दरअसल इन चोरों का प्लान था कि वो बिना किसी खून खराबे के इस चोरी को अंजाम देंगे, लेकिन चोरी के दौरान बॉस्को ने रूल्स को फॉलो नहीं किया और उस ट्रक ड्राइवर को मार डाला। यहाँ रे ने अपनी टीम को समझाया कि हमने एक गार्ड के साथ साथ 4 पुलिस वालों को भी मारा है और अब तक इस पूरे शहर की पुलिस हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही होगी। अब जब रे ने इस ट्रक का गेट खोला, तब ये ट्रक पूरी तरह से खाली था। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि इस टीम का मिशन पैसों को चुराने का नहीं, बल्कि इस ट्रक को चुराने का था, क्योंकि अब इस ट्रक के जरिए ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले थे। अब यहाँ हम डॉनी नाम के एक गैंग मेंबर को देखते हैं, जिसने रे को सलाह दी कि हमें अपने एक आदमी को उस क्राइम सीन पर भेजना चाहिए ताकि हम ये पता लगा सकें कि आखिर पुलिस हमें पकड़ने के लिए क्या कर रही है। अब रे को डॉनी का आइडिया काफी पसंद आया, इसलिए उसने बॉस्को को ये ऑर्डर दिया कि वो उस क्राइम सीन पर जाए और उस पूरे इलाके की रेकी करे। अब अगले सीन में हम निक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि पेशे से एक डिटेक्टिव है। यहाँ निक अपने घर पर था जब उसकी टीम ने उसे कॉल करके इस चोरी की जानकारी दी। अब ये जानकारी मिलते ही निक फौरन उस लोकेशन पर पहुंचा और अपनी टीम से इस पूरी घटना की जानकारी लेने लगा। यहाँ टीम के बाकी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चोर एक खाली ट्रक को चुराने के लिए इतना खून खराबा क्यों करेंगे। हालांकि अब तक निक ये समझ चुका था कि असल में उन चोरों का मकसद कुछ और ही है और वो किसी बड़ी चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ निक ने अपनी टीम से पूछा कि क्या हमें इस क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट्स मिले। इस पर टीम ने उसे बताया कि उन चोरों ने जानबूझकर एक धमाका किया ताकि उनसे जुड़े सारे सबूत बर्बाद हो जाएं। अब यहाँ निक ने अपनी टीम को ऑर्डर दिया कि वो आसपास के इलाके में मौजूद सभी सिक्योरिटी कैमरों से कल रात की फुटेज निकालें। अब इसी बीच हम बॉस्को को देखते हैं, जो सड़क से उस पार से इस क्राइम सीन की फोटोज ले रहा था। अब काम पूरा होने के बाद वो अपने बेस पर वापस लौटा और रे को वो सारी फोटोज दिखाई। अब जब रे को निक के बारे में पता चला, तब उसने इंटरनेट से निक की पूरी कुंडली निकाली। यहाँ रे को पता चला कि निक एक सनकी पुलिस वाला है जो अमेरिका की मेजर क्राइम डिवीजन का हेड है। निक एक बहुत ही गुस्सैल ऑफिसर है जो रूल्स और रेगुलेशंस में नहीं मानता और हर केस को अपने अलग अंदाज में सॉल्व करने के लिए जाना जाता है। अब इन बातों को जानने के बाद रे को ये एहसास हुआ कि इस बार उनका पाला एक बहुत ही खतरनाक आदमी से पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हम निक और उसकी टीम को देखते हैं, जो कल रात हुए हादसे को समझने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ निक ने अपनी टीम से बोला कि पिछले 6 महीनों के अंदर लॉस एंजलिस में जितनी भी चोरियां हुई हैं, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। यहाँ टीम के एक मेंबर ने उसे बताया कि पिछले 6 महीनों में इस शहर में हाई लेवल की चोरियां काफी बढ़ गई हैं। ये सभी चोरियां इतनी परफेक्ट तरीके से की गई हैं कि अब तक पुलिस के पास न तो उन चोरों के फिंगरप्रिंट्स हैं और न ही उनसे जुड़ी कोई और जानकारी। अब ये सुनकर निक इतना तो समझ गया था कि ये सभी चोर कोई आम लोग नहीं है, क्योंकि इतनी परफेक्ट प्लानिंग करना और गोलीबारी में पुलिस वालों को मार देना कोई आम बात नहीं है। इसलिए उसने अपनी टीम से बोला कि तुम लोग ऐसे बंदों की एक लिस्ट निकालो जो कि पहले आर्मी में थे पर बाद में उन्हें जेल हो गई। अब थोड़ी छानबीन के बाद निक की टीम को रे नाम के एक बंदे का पता चला। यहाँ ये खुलासा हुआ कि रे पहले आर्मी में था पर एक मर्डर के इल्जाम में उसे जेल हो गई। रे पिछले कई सालों से जेल में था और अपनी सजा पूरी करने के बाद अब वो आजाद हो चुका है। यहाँ निक की टीम ने नोटिस किया कि जब से रे जेल से आजाद हुआ है, इस शहर में होने वाली चोरियां काफी बढ़ गई हैं और हो न हो इन सभी चोरियों में रे का ही हाथ है। अब रिसर्च के दौरान टीम को ये पता चला कि रे डॉनी नाम के एक आदमी के साथ टच में है और डॉनी नाम का ये बंदा एक बार में काम करता है। अब उस रात निक उस बार में पहुंचा ताकि वो रे के बारे में थोड़ी जानकारी निकाल सके।
अब निक को देखकर डॉनी काफी डर गया, पर फिर भी उसने निक के सामने नॉर्मल रहने की पूरी कोशिश की। यहाँ निक ने भी उससे काफी नॉर्मली बात की और ये जाहिर नहीं किया कि वो एक पुलिस वाला है। हालांकि उस रात जब डॉनी अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जा रहा था, तब निक ने उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब उस रात जब डॉनी की आंख खुली, तब उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। इसके बाद वो कमरे से बाहर निकला, जहाँ निक और उसके साथी कुछ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे थे। अब डॉनी को देखते ही निक ने उसे एक चेयर पर बिठाया और उससे परसों रात हुई उस चोरी के बारे में पूछा। इस पर निक ने मुस्कुराते हुए बोला कि शायद आप लोगों ने किसी गलत बंदे को उठा लिया है, क्योंकि मैं कोई चोर नहीं बल्कि एक सीधा साधा बारटेंडर हूँ। ये सुनकर निक ने उसे सिक्योरिटी कैमरा की एक फोटो दिखाई, जिसमें डॉनी और रे एक दूसरे से बात कर रहे थे। यहाँ निक ने उससे पूछा कि इस फोटो में तुम इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो। अब ये देखकर निक को एहसास हुआ कि इन लोगों को उसकी सच्चाई का पता लग चुका है। हालांकि इसके बावजूद भी डॉनी इन लोगों से झूठ बोलता रहा। यहाँ डॉनी ने बोला कि मैं इस आदमी को नहीं जानता और उस फोटो में दिखने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। अब डॉनी की ये बकवास सुनकर निक का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इसलिए अब निक ने कमरे में मौजूद सभी लड़कियों को बाहर भेजा और डॉनी की गर्दन दबोचकर बोला कि अगर तुझे ये लगता है कि हम तुझे जेल में डालेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तुझे तब तक मारेंगे जब तक तू हमें पूरी सच्चाई नहीं बताता। अब यहाँ डॉनी को एहसास हुआ कि या तो वो इन लोगों को पूरा सच बता दे या फिर इसी कमरे में अपनी जान गंवा दे। इसलिए डॉनी ने इनसे बोला कि मैं उस टीम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मैं तो सिर्फ उस टीम का ड्राइवर हूँ जो चोरी के दौरान गाड़ी चलाता है और मुझे तो गन चलानी भी नहीं आती। इसके बाद निक ने उससे पूछा कि तुम पहली बार रे से कब मिले। इस पर डॉनी ने बोला कि मैं जिस बार में काम करता हूँ वहाँ लगभग हर इंसान को ये बात पता है कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर हूँ। इसलिए मेरे एक दोस्त ने मुझे बॉस्को से मिलवाया और बॉस्को मुझे रे के पास ले गया। अब उस मीटिंग के बाद रे मेरे साथ गाड़ी में बैठा और मेरी ड्राइविंग स्किल्स को देखते हुए उसने मुझे अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस मीटिंग के कुछ दिनों बाद मैंने उनके साथ एक बैंक लूटा और चोरी के बाद उन्होंने मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे दिए और तब से ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। मैं चोरी के दौरान उनकी गाड़ियां चलाता और चोरी के बाद वो मुझे मेरे हिस्से के पैसे दे देते। अब यहाँ निक ने उससे पूछा कि रे अपनी अगली चोरी कहाँ करने वाला है। इस पर डॉनी ने बोला कि मुझे अगली चोरी के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ उनका एक ड्राइवर हूँ। अब इन बातों को सुनने के बाद निक ने उससे बोला कि अगर तुम सही सलामत अपने घर लौटना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शर्तों को मानना होगा। आज से तुम मेरी टीम के लिए काम करोगे और रे से जुड़ी सारी जानकारियां मुझ तक पहुंचाओगे। अब डॉनी ने उसकी बातों को मान लिया और यहाँ निक ने उसे जाने दिया। अब इस इंटेरोगेशन के बाद निक को उस टीम के बारे में काफी कुछ पता लग गया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास रे के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। अब अगले सीन में हम रे को देखते हैं जो अपनी पूरी टीम को लेकर फेडरल बैंक के बाहर पहुंचा। इसके बाद ये सभी लोग बैंक की सामने वाली बिल्डिंग में गए और यहाँ रे ने इनसे बोला कि हम अपनी अगली चोरी इसी बैंक में करने वाले हैं। अब ये सुनकर टीम के बाकी लोग काफी हैरान हो गए, क्योंकि आज तक जिसने भी इस बैंक को लूटने की कोशिश की है वो लोग इस बैंक से जिंदा बाहर नहीं निकले। दरअसल इस बैंक की सिक्योरिटी काफी टाइट है, क्योंकि इस बैंक में इस देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के अकाउंट्स खुले हैं। इसलिए इस बैंक में चोरी करना मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं। इसके बाद रे अपनी टीम को लेकर बेस पर पहुंचा और ये सभी लोग इस चोरी की प्लानिंग करने लगे। यहाँ रे ने बताया कि उस फेडरल बैंक में हर दिन कम से कम $500 मिलियन क्रेडिट होते हैं, पर इस बैंक की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि कोई भी इंसान इस बैंक से एक फुटी कौड़ी भी नहीं चुरा सकता। और अगर किसी ने बड़ी चालाकी से बैंक से कुछ पैसे चुरा भी लिए तो उन पैसों को खर्च करते ही पुलिस उसे पकड़ लेगी। दरअसल हर अमेरिकन डॉलर पर एक खास तरह का सीरियल नंबर मौजूद होता है और इस बैंक के पास हर एक नोट का सीरियल नंबर रजिस्टर्ड है। इसलिए अगर कोई इन पैसों को चुरा भी लेगा तब भी वो उन पैसों को खर्च नहीं कर सकता। अब ये सब सुनकर रे के साथियों ने पूछा कि आखिर इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी हम बैंक में चोरी करेंगे कैसे। इस पर रे ने बताया कि ये बैंक लॉस एंजलिस का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए शहर में मौजूद हर एक बैंक अपने पैसों को इसी बैंक में जमा करवाते हैं और हर दिन इस बैंक में $500 मिलियन क्रेडिट होते हैं। इसके बाद बैंक का स्टाफ इन नोटों में से फटे पुराने नोटों को अलग करती है। इन नोटों को अलग करने के बाद बैंक इन पर मौजूद सीरियल नंबर्स को अपने सिस्टम से डिलीट कर देती है। अगर आसान शब्दों में कहें तो अब बैंक के पास इन पैसों की कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद ये फटे पुराने नोट बैंक के श्रेडिंग रूम में जाते हैं और एक बड़ी सी मशीन इन पुराने नोटों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है और कुछ इस तरह से ये बैंक हर दिन कम से कम 20 से 30 मिलियन डॉलर्स को बर्बाद कर देता है। हालांकि अगर हम उन नोटों को श्रेडिंग रूम तक पहुंचने से पहले ही चुरा लें तो हमारे पास कम से कम 30 मिलियन डॉलर्स होंगे, जिनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि श्रेडिंग रूम तक पहुंचने से पहले ही बैंक ने इन नोटों के सीरियल नंबर्स को अपने सिस्टम से डिलीट कर दिया होगा। इसलिए चोरी के बाद हम इन पैसों को जैसे चाहें वैसे खर्च कर सकते हैं। अब रे की टीम को ये आइडिया काफी पसंद आया, पर यहाँ उन्होंने रे से पूछा कि आखिर वो बैंक के अंदर जाएंगे कैसे। इस पर रे ने बताया कि कुछ दिनों पहले हमने बैंक के जिस ट्रक को चुराया था, हम उस ट्रक के जरिए ही बैंक के अंदर दाखिल होंगे। चोरी वाले दिन हम सभी गार्ड्स की यूनिफॉर्म पहनेंगे और बैंक के पीछे वाले गेट से अंदर जाएंगे, क्योंकि पिछले गेट पर सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है। हालांकि इस चोरी को अंजाम देने के लिए इन्हें अपने एक आदमी को बैंक के अंदर भेजना था, ताकि वो बैंक के लेआउट और वहां मौजूद सिक्योरिटी का जायजा ले सके।
अब अगले दिन इन लोगों ने डॉनी को एक रेस्टोरेंट में भेजा जो कि बैंक से केवल 100 मीटर की दूरी पर था और बैंक के एम्प्लॉइज आमतौर पर इसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ डॉनी ने इस रेस्टोरेंट में नौकरी ले ली और एक आम डिलीवरी बॉय की तरह नौकरी करने लगा। अब कुछ घंटों के अंदर ही बैंक में मौजूद एक लेडी ने इस रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। अब ये ऑर्डर मिलते ही डॉनी ने एक के बजाय 2 पार्सल्स को पैक किया और उसे लेकर बैंक की ओर निकल पड़ा। अब बैंक के अंदर आते ही गार्ड्स ने डॉनी को अच्छे से चेक किया और उसे एक गेट पास दे दिया ताकि अगली बार जब वो खाना डिलीवर करने बैंक में आए तो इस गेट पास को दिखाकर एंट्री ले सके। इधर डॉनी ने उस लेडी को उसका खाना डिलीवर किया और सीधा बैंक के वॉशरूम में चला गया। अब यहाँ उसने इस दूसरे पार्सल को टॉयलेट के ऊपर छुपा दिया और चुपचाप यहाँ से निकल गया। हालांकि जब वो इस बैंक से बाहर निकला तब निक की टीम ने उसे देख लिया। दरअसल निक ने अपनी टीम को ये ऑर्डर्स दिए थे कि वो 24 घंटे डॉनी की निगरानी करें। अब जब निक की टीम ने उसे ये बात बताई तो वो थोड़ा हैरान हो गया। यहाँ उसने अपनी टीम से बोला कि लॉस एंजेलिस के फेडरल बैंक में चोरी करना इम्पॉसिबल है और ये चोर इतने भी पागल नहीं है कि वो इस जानलेवा चोरी को अंजाम दें। दरअसल निक का कहना था कि चोरी किसी और बैंक में होने वाली है और इन चोरों का प्लान कुछ और ही है। अब उस रात जब रे और उसकी टीम एक रेस्टोरेंट में थी तब निक भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। अब यहाँ उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो और डॉनी एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो डॉनी से अपने जिम में मिला था। यहाँ निक ने डॉनी को हेलो बोला और चुपचाप अपनी टेबल पर चला गया। अब खाना खाने के बाद जब रे और उसके लोग अपने बेस पर पहुंचे तब रे ने डॉनी पर अपनी बंदूक तान दी क्योंकि उसे शक था कि शायद डॉनी पुलिस वालों से मिला हुआ है। हालांकि पहले तो डॉनी ने उसे कुछ नहीं बताया, पर जब रे ने उसे जान से मारने की धमकी दी तब उसने रे को सब कुछ बता दिया। यहाँ डॉनी बताता है कि उस पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया था, पर मुझे पकड़ने से पहले ही वो तुम्हारे बारे में सब जानता था। हालांकि जब उसने तुम्हारे और टीम के बारे में पूछा तब मैंने ये कहकर बात को टाल दिया कि मैं सिर्फ उस टीम का ड्राइवर हूँ और मुझे आगे होने वाली चोरियों की कोई जानकारी नहीं है। अब इन बातों को सुनने के बाद रे के दिमाग में एक आइडिया आया। यहाँ उसने डॉनी से बोला कि तुम उस पुलिस वाले के पास जाओ और उससे कहो कि चोरी इसी फ्राइडे को होगी। इसके बाद डॉनी निक से मिलने पहुंचा और उसके सामने गुस्सा होने की एक्टिंग करने लगा। यहाँ डॉनी ने बोला कि अब तुम्हारी वजह से मेरी टीम मुझ पर शक करने लगी है और आज तो रे ने मुझे मार ही दिया था। यहाँ वो निक से कहता है कि इस बार तुम्हारा पाला बहुत ही खतरनाक लोगों से पड़ा है और वो इस फ्राइडे को अपनी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। इस पर निक ने पूछा कि आखिर ये चोरी होगी कहाँ। यहाँ डॉनी ने बोला कि रे चोरी से एक दिन पहले मुझे अपना पूरा प्लान बताता है, इसलिए फ्राइडे से एक दिन पहले मैं तुम्हें उस लोकेशन की जानकारी दे दूंगा। और इतना कहकर डॉनी यहाँ से चला गया। इसके बाद निक अपने काम पर लग गया और थोड़ी छानबीन के बाद उसे पता चला कि रे की गर्लफ्रेंड एक नाइट क्लब में डांसर का काम करती है। इसलिए उस शाम निक उस नाइट क्लब में पहुंचा और रे की गर्लफ्रेंड का डांस देखने लगा। इसके बाद उसने इस लड़की को कुछ पैसे दिए और फिर ये दोनों उस लड़की के घर चले गए। अब आज की रात इन दोनों ने साथ गुजारी और इस बीच उसने रे की गर्लफ्रेंड से उसकी अगली चोरी के बारे में पूछा। यहाँ निक को पता चला कि रे अपनी अगली चोरी फेडरल बैंक में नहीं बल्कि पिको रिवेरा नाम के एक बैंक में करने वाला है। अब जब अगली सुबह रे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा तब उसने निक को अपनी गर्लफ्रेंड के कमरे में देखा। हालांकि उसने निक से कुछ नहीं बोला और ये दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करके अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि रे ने ये सब जानबूझकर किया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था कि अगर निक तुमसे चोरी के बारे में पूछे तो तुम पिको रिवेरा बैंक का नाम ले लेना। अब चोरी वाले दिन रे और उसकी टीम ने सारी तैयारी की और बैंक की ओर निकल पड़े। इधर निक और उसकी टीम ने भी अपने अपने हथियार उठाए और बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनकर बैंक की ओर निकल पड़े। दरअसल निक का प्लान था कि वो इन चोरों को बैंक में घुसने देगा और इन्हें रंगे हाथों पकड़कर इन्हें उम्र कैद की सजा दिलवाएगा। अब कुछ देर बाद ही रे और उसकी पूरी टीम पिको रिवेरा बैंक में दाखिल हुई और अंदर आते ही इन लोगों ने सभी सिक्योरिटी कैमरों को बर्बाद कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने बैंक में मौजूद सभी लोगों को हॉस्टेज बना लिया और मैनेजर से पुलिस के पास फोन करने को बोला। इसके बाद रे ने पुलिस से बात की और उनके सामने अपनी डिमांड रखी। यहाँ रे ने बोला कि अगर एक भी पुलिस वाला बैंक के आसपास भी दिखाई दिया तो मैं एक एक करके इन हॉस्टेजेस को मार दूंगा। इसके साथ ही हमें एक प्राइवेट प्लेन भी चाहिए ताकि चोरी के बाद हम ये देश छोड़कर भाग सकें। और इतना कहकर रे ने फोन कट कर दिया। इधर निक भी अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर मौजूद था और इन चोरों की सभी मांगों को ध्यान से सुन रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर लोकल पुलिस की टीम्स आ गईं और ये देखकर निक उन पर चिल्लाने लगा। यहाँ निक ने उनसे बोला कि ये केस हमारा है और हम पिछले कई दिनों से इन चोरों की तलाश में हैं। हालांकि इन पुलिस वालों को निक की बातें समझ नहीं आई और देखते ही देखते बैंक के बाहर पुलिस वालों का मेला लग गया। अब जब रे ने अंदर से इन गाड़ियों को देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। यहाँ उसने एक आदमी को ऑर्डर दिया कि वो एक लड़की को बाथरूम में लेकर जाए और उसे गोली मार दे। अब ये ऑर्डर मिलते ही रे का एक साथी एक लड़की को बाथरूम में ले गया और उसे गोली मार दी। अब गोली की आवाज को सुनकर बाहर मौजूद सभी लोग अलर्ट हो गए। इधर पुलिस ने बैंक में फोन किया और मैनेजर से इस बारे में सवाल किया। यहाँ मैनेजर ने बोला कि इन लोगों ने एक होस्टेज को मार दिया है और अगर जल्द से जल्द तुमने इनकी मांगे पूरी नहीं की तो ये लोग बाकी होस्टेजेस को भी मार देंगे। इसी बीच रे की टीम के हैकर ने उसे फोन किया और उसे बाहर निकलने का सिग्नल दे दिया। अब ये सिग्नल मिलते ही रे बैंक मैनेजर को लेकर लॉकर रूम में गया और फिर इन लोगों ने वहाँ मौजूद सारे पैसों को लूट लिया।
इसके बाद इन चोरों ने बैंक में एक जोरदार धमाका किया और इस आवाज को सुनकर पुलिस वालों को ये लगा कि शायद चोरों ने ये धमाका बैंक की तिजोरी को तोड़ने के लिए किया होगा। लेकिन इसी बीच निक की नजर बैंक के बाहर मौजूद एक सीवेज पर पड़ी और ये देखते ही निक को पूरी कहानी समझ आ गई। दरअसल वो चोर बैंक के मेन गेट से नहीं बल्कि बैंक के नीचे मौजूद सीवेज लाइन से होकर भागने वाले थे। अब जब निक और उसकी टीम बैंक के अंदर आई तब इन लोगों ने लॉकर रूम की जमीन में एक बड़ा सा छेद देखा। इसके बाद निक फटाफट से बाथरूम में गया जहां उसने उस लड़की को सही सलामत पाया और अब ये खुलासा हुआ कि असल में उन चोरों ने किसी को नहीं मारा था। अब यहाँ निक को एहसास हुआ कि वो चोर इन्हें बेवकूफ बनाकर सीवेज के रास्ते से भाग निकले। हालांकि अगर आपको लगता है कि ये चोरी यहाँ पर खत्म हो गई है तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि इन चोरों की असली चोरी तो अब शुरू होने वाली थी। इसके बाद हम रे और उसकी टीम को देखते हैं जिन्होंने पिको रिवेरा बैंक से चुराए हुए पैसों को उस ट्रक में भर दिया जो इन्होंने मूवी की शुरुआत में चुराया था। दरअसल इन चोरों ने इस ट्रक को पेंट कर दिया था ताकि ये ट्रक फेडरल बैंक के ट्रक जैसा लगे और ये आसानी से फेडरल बैंक के अंदर घुस सके। अब यहाँ ये खुलासा हुआ कि इन चोरों का असली प्लान तो फेडरल बैंक में चोरी करने का था और पिको रिवेरा बैंक में की गई चोरी केवल पुलिस को गुमराह करने के लिए की गई थी। इधर रे और उसके साथियों ने फेडरल बैंक की यूनिफॉर्म पहनी और पैसों से भरे इस ट्रक को लेकर फेडरल बैंक की ओर निकल पड़े। इधर रे के हैकर ने फेडरल बैंक के टेलीफोन लाइन को हैक किया और बैंक के गार्ड से बोला कि हमारा ट्रक अगले कुछ ही मिनटों में पैसे लेकर पहुंचने वाला है। अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको इन चोरों का प्लान दोबारा समझाता हूँ। दरअसल रे और उसके साथियों का प्लान था कि वो पिको रिवेरा बैंक में चोरी करेंगे और उन पैसों को उस ट्रक में भरकर फेडरल बैंक के अंदर घुस जाएंगे। अब बैंक में घुसने के बाद वो इन चुराए हुए पैसों को उन नोटों से बदल देंगे जिनका रिकॉर्ड बैंक ने अपने सिस्टम से मिटा दिया है, क्योंकि अगर इन लोगों ने उन नोटों को नहीं बदला और पिको रिवेरा बैंक से चुराए हुए पैसों को खर्च किया तो पुलिस को इन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब रे और उसका साथी फेडरल बैंक के पीछे वाले गेट पर पहुंचे और गार्ड को एक फेक आईडी दिखाकर बैंक में एंट्री ले ली। इसके बाद रे और एंसन ने ट्रक से 2 बॉक्सेस निकाले जिनमें $100 के नोट भरे हुए थे। इसके बाद वो इन बॉक्सेस को लेकर काउंटिंग रूम में पहुंचे। यहाँ बैंक के स्टाफ ने उनसे बोला कि पैसों को काउंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग वेटिंग रूम में इंतजार करो। अब वेटिंग रूम में पहुंचते ही रे ने बॉस्को को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही बॉस्को ने बैंक की पावर सप्लाई को काट दिया। अब ऐसा करने से बैंक की सारी मशीनें बंद हो गईं और तो और बैंक के कैमरों ने भी काम करना बंद कर दिया। अब ये देखकर बैंक की सिक्योरिटी ने कमरे में मौजूद सभी स्टाफ को बाहर निकाला और पावर सप्लाई ठीक होने तक इनसे एक ब्रेक लेने को बोला। अब जैसे ही ये सारे स्टाफ कमरे से बाहर निकले, रे ने डॉनी को सिग्नल दिया जो उन पैसों के बीच एक बॉक्स के अंदर छुपा था। अब सिग्नल मिलते ही वो बॉक्स से बाहर निकला और पैसों के उन बंडल्स के पास गया जिन्हें बैंक ने अपने रिकॉर्ड से हटा दिया है और पावर सप्लाई आते ही वो इन पैसों को बर्बाद करने वाले हैं। अब यहाँ डॉनी ने उन अनरजिस्टर्ड पैसों के बंडल्स उठाए और उन्हें वहाँ मौजूद कचरे के डब्बे में डालने लगा। दरअसल डॉनी ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ देर बाद कचरा उठाने वाली गाड़ी ये सारा कचरा बैंक से बाहर ले जाएगी और फिर रे और उसकी टीम कचरे से उन पैसों को कलेक्ट कर लेगी। इसी बीच रे ने डॉनी से बोला कि अगले 2 मिनट में बैंक की पावर सप्लाई वापस आ जाएगी और तुम्हें 2 मिनट के अंदर ही उन सभी पैसों को कचरे के डब्बे में डालना है। अब ये ऑर्डर मिलते ही डॉनी ने अपना काम तेज कर दिया और फटाफट से उन बचे हुए पैसों को कचरे के डब्बे में डालने लगा और अगले 2 मिनट के अंदर ही उसने वहाँ मौजूद सभी पैसों को चुरा लिया। अब काम पूरा होते ही उसने वहाँ मौजूद वेंटिलेशन डक्ट खोली और फटाफट उस डक्ट के अंदर चला गया और जब तक गार्ड्स इस कमरे में वापस आए तब तक डॉनी अपना काम कर चुका था। अब पावर सप्लाई आते ही स्टाफ ने उन पैसों को काउंट किया जिसकी डिलीवरी रे और उसके साथियों ने की थी। अब काउंटिंग पूरी होने के बाद स्टाफ ने रे से बोला कि अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वहीं दूसरी ओर हम एक गार्ड को देखते हैं जो उस कचरे के बॉक्स को अपनी गाड़ी में डाल रहा था और इस बॉक्स के अंदर ही डॉनी के चुराए वो सारे पैसे मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर हम उस लेडी को देखते हैं जो हर दिन अपना लंच ऑर्डर करती है। अब जब उस लेडी ने रेस्टोरेंट में फोन किया तब वो फोन मैक ने उठाया। यहाँ मैक ने लेडी से बोला कि अगले 10 मिनट में आपको आपका खाना मिल जाएगा। इसके बाद उसने डॉनी को कॉल किया और उसे बाहर आने का सिग्नल दे दिया। इधर डॉनी वेंट से होते हुए वॉशरूम में पहुंचा और टॉयलेट के ऊपर से वो पार्सल उठाया जो उसने कुछ दिन पहले छुपाया था। इसके बाद उसने उस लेडी को ये पार्सल दिया और मेन गेट से होते हुए बैंक के बाहर आ गया। लेकिन तभी उस लेडी ने बैंक की सिक्योरिटी को फोन किया और उनसे उस डिलीवरी बॉय को रोकने को कहा क्योंकि उसने उस लेडी को जो खाना डिलीवर किया था वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। हालांकि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब तक डॉनी यहाँ से काफी दूर निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर हम उस कचरे वाली गाड़ी को देखते हैं जो कचरा लेकर बैंक से बाहर निकली। इधर रे और एंसन भी बैंक से बाहर निकले और उस कचरे वाली गाड़ी का पीछा करने लगे। लेकिन तभी ये ट्रक एक सिग्नल पर रुका और उस सिग्नल पर हूबहू एक और ट्रक मौजूद था। अब चूंकि रे ने उस ट्रक का नंबर नोट नहीं किया था इसलिए वो अंदाजे से एक ट्रक का पीछा करने लगा। वहीं दूसरी ओर हम निक और उसकी टीम को देखते हैं जो पूरे शहर में इन चोरों की तलाश कर रहे थे। अब इसी बीच इन्होंने डॉनी को देखा और उसे देखते ही इन लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब यहाँ निक ने उसे खूब मारा क्योंकि वो समझ चुका था कि डॉनी ने उन्हें धोखा दिया है। अब यहाँ उसने डॉनी से रे के बारे में पूछा और डर के मारे डॉनी ने उसे सब बता दिया।
वहीं दूसरी ओर हम रे और उसके साथियों को देखते हैं जो उस डंपिंग यार्ड में पहुंचे जहां उस ट्रक ने अपना कचरा गिराया था। अब यहाँ ये सभी लोग फटाफट उन बैग्स को अपनी गाड़ी में भरने लगे जो डॉनी ने कचरे के डब्बे में डाले थे। अब इसी बीच मैक ने इन्हें फोन किया और इनसे बोला कि पुलिस ने डॉनी को गिरफ्तार कर लिया है और उसने पुलिस को तुम्हारी लोकेशन बता दी है। अब ये जानकारी मिलते ही रे और उसके साथियों ने वो पैसे उठाए और यहाँ से भागने लगे। हालांकि इन चोरों की किस्मत काफी खराब थी क्योंकि जब ये सिग्नल पर रुके तब निक और उसकी टीम ने इन्हें देख लिया। इधर रे ने भी इन लोगों को देख लिया और इन पर हमला करने की तैयारी करने लगे। इधर निक ने डॉनी को हथकड़ी लगाई और अब देखते ही देखते यहाँ जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई। अब इस गोलीबारी के बीच एक गोली बॉस्को को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब ये देखकर रे गुस्से से लाल हो गया और उस पुलिस वाले को मार डाला जिसने बॉस्को पर गोली चलाई थी। हालांकि इन पुलिस वालों की संख्या काफी ज्यादा थी इसलिए अब रे इनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और इधर ये पुलिस वाले एक एक करके रे के साथियों को मारते जा रहे थे। अब ये देखकर रे यहाँ से भागने लगा और इधर निक भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। अब थोड़ा भागने के बाद जब रे ने एक कंटेनर के ऊपर से छलांग लगाई तब निक ने कंटेनर के इस पार से गोली चलाकर उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए रे एक गाड़ी के पीछे छुप गया और इधर निक ने उससे सरेंडर करने की रिक्वेस्ट की। हालांकि रे ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। अब यहाँ निक ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में रे की जान चली गई। अब इन चोरों को मारने के बाद जब निक ने इनकी गाड़ी की तलाशी ली तब ये खुलासा हुआ कि असल में इन बैग्स में तो पैसे हैं ही नहीं। दरअसल उस सिग्नल से निकलने के बाद इन चोरों ने गलत ट्रक को फॉलो कर लिया था और इन लोगों ने डंपिंग यार्ड से पैसे नहीं बल्कि कचरे का ये ढेर उठाया था। अब जब निक अपनी गाड़ी के पास पहुंचा तब तक डॉनी अपनी हथकड़ी खोलकर यहाँ से भाग चुका था। अब यहाँ निक काफी हैरान हो गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चोर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। अब जब FBI इस क्राइम सीन पर पहुंची तब ये खुलासा हुआ कि असल में इन चोरों ने बैंक से कुछ नहीं चुराया और इस वजह से सरकार ने इस केस को बंद कर दिया। अब इस घटना के कुछ महीनों बाद हम निक को देखते हैं जो अभी भी इस केस पर काम कर रहा था। यहाँ निक ने ध्यान दिया कि उसने गैंग के सभी मेंबर को तो मार दिया है पर डॉनी अभी भी जिंदा है, इसलिए उस शाम वो उस नाइट क्लब में गया और वहाँ के मालिक से डॉनी के बारे में पूछा। अब यहाँ इस आदमी ने बताया कि डॉनी ने ये नौकरी कई महीने पहले ही छोड़ दी है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब जब निक यहाँ से जाने लगा तब उसकी नजर नाइट क्लब में लगी एक फोटो पर गई। इस फोटो में डॉनी एक फुटबॉल टीम के साथ था और उस टीम में वो हैकर भी मौजूद था जो कि उस चोरी में शामिल था। इसके साथ ही इस फोटो में वो आदमी भी था जो चोरी वाले दिन पैसे वाले ट्रक को चला रहा था। इसके बाद निक फौरन इस नाइट क्लब से बाहर निकला और तब उसकी नजर पास मौजूद फेडरल बैंक पर गई। अब ये देखकर निक के पैरों तले जमीन खिसक गई और फाइनली उसे पूरी कहानी समझ आ गई। दरअसल इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद डॉनी था और उसने बड़ी चालाकी से पुलिस और अपने साथियों को गुमराह किया। यहाँ ये खुलासा हुआ कि इस चोरी की पूरी प्लानिंग डॉनी ने की थी और उसने उस आदमी को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया जो हर दिन बैंक से कचरा निकालने का काम करता था। इसके साथ ही डॉनी ने जानबूझकर उस सिग्नल पर एक नकली ट्रक को खड़ा किया ताकि रे और उसके साथी गलत ट्रक का पीछा करें और डॉनी असली ट्रक से पैसे निकालकर फरार हो जाए। अब यहाँ निक को एहसास हुआ कि उसने इस पूरी चोरी के दौरान जिस इंसान को सबसे बेकार और कमजोर समझा वो इस चोरी का मास्टरमाइंड निकला और अब उसके पास डॉनी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिससे वो उसे गिरफ्तार कर सके। अब मूवी के एंड में हम डॉनी को देखते हैं जो फिलहाल लंदन के एक नाइट क्लब में था और इस बार उसका ये नाइट क्लब एक डायमंड कंपनी के पास मौजूद था और इसका मतलब ये था कि अब डॉनी का अगला टारगेट ये डायमंड कंपनी है। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको इस मूवी का अगला पार्ट चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बट तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।